हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का इस बार का मेंस देने वाले हैं या फिर जिनका जीडी का एग्ज़ाम है या सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। इस क्लास का जो फॉर्मेट है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। और ये इस सीरीज़ की हमारी 34th क्लास है। 33 क्लासेज इससे पहले आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है भाई। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लासेस की अपडेट आपको यहीं मिलती हैं डेली। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी इस सीरीज़ के बारे में बताइए। 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, मिलान निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, ये इनका एग्जाम्पल है। कैसे एलिमिनेट करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, इसी वाले क्वेश्चन से ही आप सीख जाएंगे। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, तो मायोसिन है। तो पहले का फोर्थ, पहले का जो फोर्थ है वो देखना है हमें किस ऑप्शन में है। तो पहले का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, पहले का थर्ड इसमें भी नहीं है, पहले का फर्स्ट इसमें भी नहीं है, तो पहले का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ में। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि और दूसरे में है ही नहीं। अगर दो ऑप्शनों में पहले का फोर्थ होता तब हम उन दोनों ऑप्शनों को देखते, बाकी को एलिमिनेट कर देते। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ये भी एलिमिनेट। ठीक है, तो आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो अब दूसरे के बारे में देख लेते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। बी का थर्ड, देखो बी का थर्ड है ना, फैट, फैट का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो सी का सेकंड। और मिनरल्स कौन से होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो डी का फर्स्ट। अब देखिए अगर हमें मिनरल्स के बारे में पता है, बस डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट देख लेते हैं किस में है। तो डी का फर्स्ट इसमें है, डी का फर्स्ट इसमें है, बाकी दो में नहीं है। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट और थर्ड को, और सेकंड और फोर्थ को ही रखेंगे हम। फिर देख लेते हैं। देखो अब हमें क्या पता है, तो हमें पता है प्रोटीन का, जैसे पता है तो प्रोटीन का है मायोसिन। तो पहले का जो है ए का फोर्थ किस में है, तो इसमें है, तो फोर्थ ही इसका आंसर है ना। तो आपको जो है एलिमिनेशन बहुत आसान है, ऑप्शंस जो है ऐसे ही बनाता है जो एलिमिनेट हो जाएं, जो एग्जामिनर ऑप्शन सेट करता है। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन इंडिया हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। तो भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है। आप सोचिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप, कि क्या आंसर आपने सोचा है, आपको पता है या नहीं पता है। तो इसका जो आंसर है वो है गवर्नर, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, देखो ये किस में आते हैं, तो पार्ट 6 में आते हैं स्टेट में। और इनका जो आर्टिकल है, जो ऑफिस है इनका किस आर्टिकल में है, तो 165 आर्टिकल में इनका ऑफिस है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है भाई। और बाकी इनका जो काम है वो लीगल एडवाइस देते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, लीगल मैटर्स पर। और स्टेट गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो ये रेजिग्नेशन देंगे, रेजिग्नेशन किसके लिए देंगे, तो ये देंगे गवर्नर के लिए, अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो अपनी पोस्ट से। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि लीगल मैटर्स, लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, पार्ट 6 में है, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। और अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है अपना तो वो गवर्नर को देंगे। यहीं पे होता है अटॉर्नी जनरल, तो जो सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो है किस आर्टिकल में है, तो अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल, इनका ऑफिस तो आर्टिकल 76 में है, जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं और पार्ट 5 में आते हैं, पार्ट 5 में। ठीक है भाई। और ये एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर, एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी केस होता है उन्हें ये रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर है जो सेंटर का, वो अटॉर्नी जनरल होता है, और जो स्टेट का होता है लॉ ऑफिसर, वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और इसके अपॉइंटमेंट के लिए ही मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, और ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ही और सी मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ हाई कोर्ट जज। इतना आपको ध्यान रखना है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। When did the constitution of WHO came into force, a date which we now celebrate as World Health Day every year? तो WHO का संविधान कब लागू हुआ? एक तारीख जिसे अब हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनडायरेक्टली इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे पूछ लिया है, बाकी देखिए फाउंडेशन डे भी पूछ लिया है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था WHO का। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को एवरी ईयर, और जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था WHO वो 1948 में हुआ था, ठीक है। तो आपसे डेट पूछ रहा है, डे पूछ लिया आप इनडायरेक्टली इन्होंने, तो डे आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब जो WHO है, WHO का जो हेड क्वार्टर है भाई, वो है जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, 1948 में हुआ था, ठीक है। बाकी ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो हेल्थ मैटर्स हैं उन्हें देखती है ग्लोबली। हेल्थ के जो मैटर्स हैं, पेंडेमिक वगैरह आ जाए तो उन्हें कैसे जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो बनाने हैं, तो ये WHO का ही काम है, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड है यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1948 में 7 अप्रैल को काम स्टार्ट हुआ था WHO का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, वो भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन पूछेगा मीन्स में इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिवली पढ़ना होता है क्वेश्चन को। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस ट्राइब फर्स्ट मैंसनड? तो भारत जनजाति के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखा गया निम्नलिखित में से किस वेद में सर्वप्रथम इस जनजाति का उल्लेख है? तो जो ऋग्वेद है उसी में भारत जो ट्राइब्स है उसका उल्लेख है, जिसके नाम पर ही हमारा जो भारत है वो पड़ा था, हमारे देश का नाम। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ऋग्वेद, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत क्लेन जो था वो ऋग्वेद में था। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। देखो, ऋग्वेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ हायम्स इन अ वैदिक संस्कृत दैट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर। तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में भजनों का एक संग्रह है, भजन है, जो भजन होते हैं उनका संग्रह है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से माना जाता है। दूसरा देखो, द ऋग्वेद कंटेन्स 1028 हायम्स सुक्ता दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बुक्स। मंडल्स जो होते हैं, 10 बुक्स को 10 मंडल्स बोलते हैं। द हायम्स आर एड्रेस्ड टू वेरियस गॉड्स इंक्लूडिंग द इंद्रा, अग्नि, सोम, विष्णु, वरुण। द ऋग्वेद ऑल्सो इंक्लूडेड द फेमस गायत्री मंत्र, इसी में इंक्लूडेड है। एंड पुरुषुक्ता विच एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास, जो 4 वर्णास का ओरिजिन हुआ था उसके बारे में भी ऋग्वेद में दे रखा है। तो ऋग्वेद में 1028 भजन सूक्त हैं, जिनमें 10 पुस्तकें हैं, मंडलों में व्यवस्थित किया गया है जिन्हें, और इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, वरुण सहित विभिन्न देवताओं को संबोधित है ये जो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुषुक्त भी शामिल है, जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी उत्पत्ति के बारे में भी दे रखा है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो है कितने हायम्स है इसमें, 1028, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं अब, जो सामवेद है। देखो, सामवेद मंत्रों और धुनों का एक संग्रह है जो वेदों का हिस्सा है। सामवेद इज़ अ कलेक्शन ऑफ चैंट्स एंड मेलोडीज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेदास। तो याद रखना है आपको, डायरेक्टली पूछी हुई स्टेटमेंट है ये एग्जाम में। अथर्ववेद तीसरा देख लेते हैं। देखो, अथर्ववेद इज़ अ मैजिकल फॉर्मूलाज एंड इंक्लूडेड स्पेल्स एंड चार्म्स फॉर हीलिंग, warding off evil spirits and other purposes. The Atharvaveda also describes daily rituals and procedures such as marriage and cremation. तो जादुई सूत्रों का वेद और उपचार के लिए मंत्र और
आकर्षक शामिल है, बुरी आत्माओं को दूर करना और अन्य उद्देश्य अथर्ववेद में विवाह और दोष संस्कार जैसे दैनिक अनुष्ठानों का और प्रक्रियाओं का भी वर्णन है। तो देखिए इसमें अथर्ववेद में जो जादुई चीज़ें होती हैं, है ना, उससे रिलेटेड है। बाकी जो जैसे कोई ईविल हो जाती है, डिजीज हो जाती है, उसे मंत्रों के द्वारा कैसे रिमूव करना है, हटाना है, उस डिजीज़ को कैसे ख़त्म करना है, तो ये अथर्ववेद में है। बाकी यजुर्वेदा में देखिए, यजुर्वेद संस्कृत के श्लोकों, मंत्रों और अनुष्ठान पूजा सूत्रों का एक संग्रह है जिसका उपयोग हिंदू अनुष्ठानों और पूजा में किया जाता है। इस अनुष्ठान की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, इसे अनुष्ठान की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। The Yajurveda is a collection of Sanskrit verses, mantras, rituals, worship formulas used in Hindu rituals and worship. It is also known as Book of Rituals. तो rituals की बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला यजुर्वेद के बारे में। तो 4 वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हायम्स हैं और मंडल्स इसके कुछ कुछ में, जैसे ये जो है गायत्री मंत्र किस मंडल में है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और देखिए जो वैदिक जो काल है, जो वैदिक एज है, वो देखिए 2 हैं। एक अर्ली वैदिक पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक है, ठीक है। और जो लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक जो पीरियड है, ये है भाई 1000 से लेके 1000 BC से लेके और 600 BC तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखना है। बाकी जो भारत क्लेन है वो उसका जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शंस। तो आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से बनते हैं और इसके प्राकृतिक कार्य को रोकते हैं? तो क्या बोलते हैं उसे आप? तो सोचिए आप क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, विरोधी। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। बाकी जो रिसेप्टर्स होते हैं, देखो रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल्स। दीज सिग्नल्स आर यूजुअली chemical messengers that binds to a receptor and produce physiological psychological responses। तो ये देखिए रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स देखिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव्स एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल्स। दीज सिग्नल्स आर यूजुअली केमिकल मैसेंजर्स that binds to a receptor and produce physiological responses। तो रिसेप्टर्स प्रोटीन संरचनाएं हैं जो संकेतों को प्राप्त और प्रसारित करती हैं। ये संकेत आमतौर पर रासायनिक संदेहवादक होते हैं, वाहक होते हैं जो एक रिसेप्टर से बनते हैं और शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई इसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है एंटागोनिस्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 प्रपोज्ड इन 2022। तो 2022 में प्रस्तावित ड्राफ्ट सूचना प्रौद्योगिकी मध्यमवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स आए थे 2021 में, तो आपको बताना है। देखो अब ये देख लेते हैं स्टेटमेंट 1, 3 स्टेटमेंट में दे रखा है, तो हमें सही बतानी है इन स्टेटमेंट में से। तो ऑनलाइन गेम विल हैव टू रजिस्टर विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ओनली गेम्स क्लियर्ड बाय द बॉडी विल बी अलाउड टू लीगली ऑपरेट इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है ये। ऑनलाइन गेम को एक स्वयं नियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल निकाय द्वारा स्वीकृत खेलों को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। सही है ये पहली वाली स्टेटमेंट। तो ऑनलाइन बी देख लेते हैं क्या है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू इंगेज इन बैटिंग ऑन द आउटकम ऑफ गेम्स
द प्रपोज्ड रूल से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं को खेलों के परिणाम पर सट्टेबाजी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, प्रस्तावित नियम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहली और दूसरी सही स्टेटमेंट है। तो अब सी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों सही हैं ये। तो नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वनियामक निकाय हो सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आया था, रूल्स जो 2020 आया था, तो उसके लिए तीनों स्टेटमेंट दे रखी हैं उस रूल्स में। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन है हमारा सेकंड, ABC। तो इतना आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे। 2023 का ये एग्ज़ाम है और एक साल पुराना मेंस का क्वेश्चन वो करंट अफेयर पूछा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द नन ऑफ द अबव नॉट अ बैलेट ऑप्शन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो भारत में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉट अ मतपत्र विकल्प कब लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये आप एक बार सोचिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। तो ये 2013 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो 2013 में पहले लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज़ का इलेक्शन होता है उसमें लागू हुआ था ये 2013 में। तो कहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो ये जो इलेक्शन हुए थे MP में हुए थे और दिल्ली में हुए थे। उन इलेक्शंस में इसको लागू किया गया था 2013 में। आपको ये याद नहीं रखना कई स्टेटों के इलेक्शन हुए थे तब ये लागू किया गया था 2013 में, बट इतना ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 का, और फिर उसके बाद लोकसभा में भी और फिर राज्यसभा में भी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे 2013 में। ठीक है, 2013 में तब ये जो है इलेक्शन कमीशन इस वाले जो बटन है, ऑप्शन है नोटा का, इसे लेके आया था। तो 2013 आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। तो आपको बताने हैं जो SDG गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इनमें से कौन कौन सा है। तो जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, जीरो हंगर। क्लाइमेट एक्शन ये भी है, लाइफ बिलो वाटर ये भी है, क्वालिटी एजुकेशन। तो चारों हैं इसमें से, तो इसका ऑप्शन है ABCD, चारों स्टेटमेंट सही हैं भाई, जो ऑप्शन है चारों। ठीक है, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। तो जब हमारे SDG गोल्स हैं ये आए थे, SDG जो गोल्स हैं ये आए थे 2015 में, और 2030 तक हमें अचीव करने हैं ये जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और UN का जो एजेंडा 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। 2015 में ये आए थे, इंट्रोड्यूस करे थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी 17 SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 17, जो नेक्स्ट SDG गोल्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में SDG जो गोल्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे लिखने से आपको चीज़ें याद होंगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें 17 के 17, और ये जो चारों दे रखे हैं ये आप मुझे बताएं कि कौन से जो SDG हैं कौन से हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन कौन से गोल्स हैं ये। ठीक है, बाकी 17 के 17 आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, लिखने से आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है भाई, नहीं तो अपने कॉपी पर पेस्ट करके, कॉपी पर लिख के और आप उसका फ़ोटो कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम, स्तंभों का मिलान करें, कॉलम A को कॉलम B से मिलान करें। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। तो पहले का D, तो पहले का D देखते हैं, पहले का D देखो, पहले का A तो इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं, और पहले का B इसमें भी नहीं है, तो पहले का D इसमें है, और पहले का A तो हमने देखिए ये अपना निकाल लिया, यही थर्ड इसका आंसर है। बाकी हमने ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, और ये भी एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे हम एलिमिनेट करके निकाल लेंगे। अगर हमें सारे ये चारों ऑप्शंस नहीं पता है, ये चारों जो स्टेटमेंट है कॉलम 1 में नहीं पता है, तो हम ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जो हमें पता है हम उसे ही देखेंगे, उसके पीछे नहीं जाएंगे जो नहीं पता है।
तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो पहले का डी है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्ट में, और जो कैपेसिटेंस है उसे देखिए फैराडे में, और इंडक्टेंस हेनरी में, फोर्थ का ए। ठीक है, बाकी आप याद कर लें कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस है फैराडे और इंडक्टेंस है हेनरी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। फोर्थ का ए है, थर्ड का बी है, और सेकंड का ये है सी, और इलेक्ट्रिक करंट का पहले का है डी। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके निकाल लेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें पता हो, इसमें थोड़ा हम दिमाग भी लगाएंगे, एलिमिनेट भी करेंगे और नॉलेज भी लगाएंगे, रिवीजन भी करेंगे, तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिजेक्टेड द प्ली ऑफ टू क्वेश द सम्मन्स इशूड बाय द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबलीज कमेटी ऑन पीस एंड हारमनी फॉर इंक्वायरी रिलेटेड टू दी दिल्ली रियॉट्स इन फरवरी 2020। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए शांति और सद्भाव पर दिल्ली विधानसभा की समिति द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने के लिए किसकी याचिका को खारिज कर दिया। तो ये फेसबुक ने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे खारिज कर दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने। तो फेसबुक के बारे में ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फेसबुक। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, 2000 मतलब 3 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रखा है ये। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर लोकसभा से संबंधित जो नेशनल इंपॉर्टेंस है जिनकी, तो उस वाले मैटर को आप थोड़ा ध्यान रखें, वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन्स अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी दैट कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब। तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में से कौन सी फसलें लाभान्वित होती हैं जो पंजाब में वर्षा का कारण बनती हैं। तो रबी क्रॉप सर्दियों में ही आती है, जो ये मेडिटेरेनियन सी से जो टेम्परेट साइक्लोन बनता है यहाँ पे आती है। कुछ हमारे जो ऐसे इस तरह से है ना, आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इसमें आती हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से जो टेम्परेट साइक्लोन से जो हवाएं आती हैं मॉइस्चर लेके, तो वो यहाँ पे रबी क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो रेनफॉल जो होती है इस वाले एरिया में होती है, पंजाब में है ना, और इधर हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में। तो इस जो ये मेडिटेरेनियन सी से बनता है साइक्लोन, तो ये इम्पोर्टेंट होता है रबी की क्रॉप्स के लिए, और ये सर्दियों में विंटर के सीजन में बनता है। तो कैसे बनता है ये टेम्परेट साइक्लोन, जो 2 एयर मासेस का मिलता है, जो 2 एयर मास मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के, तब ये बनता है टेम्परेट साइक्लोन। इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में बारिश करता है। तो रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं, जैसे वीट हो गया, और आप बताइए मस्टर्ड, सरसों, और बताइए आप, सोचिए आप क्या हो सकता है। और वीट, मस्टर्ड लिखिए आप कमेंट सेक्शन में कौन कौन सी हैं जो रबी की क्रॉप्स हैं। ठीक है, और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और काटी कब जाती हैं, तो ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, मार्च अप्रैल में। इतना आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर, कम टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, थोड़ा जो कोल्ड एनवायरनमेंट है वो चाहिए होता है। बाकी जो खरीफ की क्रॉप हैं ये बोई जाती हैं जून जुलाई में, और काटी कब जाती हैं ये, तो काटी जाती हैं अक्टूबर नवंबर में ही, अक्टूबर नवंबर में या फिर सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं ये रबी की क्रॉप, और ये जो खरीफ की क्रॉप है ये जून जुलाई में, और काटी कब जाती हैं, तो ये काटी जाती हैं अक्टूबर और सितंबर में। ठीक है, खरीफ की क्रॉप में जैसे ज्वार बाजरा हो गया और राइस हो गए, इसके लिए मानसून चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। राइस जो पीएल मिलेट्स बाजरे को बोलते हैं, और सोरगम जो ज्वार होती है, सोरगम। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और जो ग्राउंड नट होते हैं ये खरीफ की क्रॉप में आते हैं, और जायद क्रॉप में जो 2-3 महीने होती हैं वो मई जून जुलाई में होती हैं, मई जून जुलाई में। तो जैसे ककम्बर होता है, खीरा होता है, वाटरमेलन होता है, तरबूज वगैरह ये होती हैं। ठीक है,
तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये रबी की क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट, रबी क्रॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1.21 बिलियन। 1.21 बिलियन कितना होता है? तो 120-21 करोड़ के आसपास होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है? 96.63 करोड़। 79.8% हिंदूज़ हैं। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ये 2011 का जो सेंसस है, तो 14.2%। और क्रिश्चियन की जो पॉपुलेशन है 2.3%, और सिख 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7, जैन की पॉपुलेशन है 0.4, अदर रिलीजन एंड परसुएशन तो इनकी पॉपुलेशन है 0.7, और रिलीजन नॉन स्टेटेड तो 0.2%। तो ग्रोथ रेट कितना था? तो ये था 17.7% 2001 से लेकर 2011 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और ये जो पॉपुलेशन है इसका भी परसेंटेज पूछा जा चुका है। और द सेंसस 2011 ऑल्सो इंक्लूडेड द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें जो 2011 का सेंसस हुआ था, इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको भी ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तो ये पहली बार जो हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये हुआ था 1931 में, 1931 में। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने सेंसस के बारे में सारी चीज़ें बता रखी हैं पिछली क्लासेस में, इतनी बार रिपीट करा दिया है ये। आप उन पिछले लेक्चर्स को देखिए। तो सेंसस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता रखा है, कब से स्टार्ट हुआ था और ये कौन सा सेंसस है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 2021 में जो होने वाला था, अब 2024-25 के लिए उसे पोस्टपोन्ड कर दिया था कोविड की वजह से, तो ये कौन सा सेंसस है, कितने नंबर का सेंसस है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने और क्लासेस में बता रखे हैं। जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी अच्छे से दे रखी है, तो आप उन क्लासेस को भी देखिए। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो जाएगा नहीं तो क्लासेस में। ठीक है भाई, तो इतना ये सारी इन्फॉर्मेशन काम की हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी हुई हैं, तो ये याद रखनी है। 2011 का सेंसस तब तक इम्पोर्टेंट है, तब तक नहीं आ रहा दूसरा सेंसस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statements are correct regarding the Supreme Court judgment on validity of 103rd Constitutional Amendment Act? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हैं जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर दिस केस कंसिडर्ड ऑफ 5 जजेस, तो ये सही है बिल्कुल, पहला जो है। और सेकंड देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहोल्ड द 10% ऑफ EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन विद 3-2 मेजॉरिटी के साथ, ये सही ठहराया था 10% जो EWS का जो रिजर्वेशन है। और सी देख लेते हैं, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ वैलिड ऑल्दो इट इज़ वियोलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता, अगर करता तो सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर्ड कर देता। तो स्टेटमेंट सी गलत है, तो सी जिसमें है उसे काट दो। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो तीनों हमने एलिमिनेट कर दिए, तो यही इसका आंसर है, फोर्थ, A एंड B। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसे एलिमिनेट करना है। जहाँ पे गलत स्टेटमेंट है उस वाले ऑप्शन को तुरंत काट देना जिसमें वो स्टेटमेंट है। तो इस मामले के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये सही है। बी देख लेते हैं, संवैधानिक पीठ में 3-2 से बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, सही है। सी देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 103वां संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, गलत है ये। तो सी जहाँ पे है उसे काट देना है आपको, तो ऑप्शन आपका आंसर सही निकल जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, ये ध्यान रखना है, इसकी डेट पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम्स में, 2019 में ईयर पूछा जा चुका है। इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, द अमेंडमेंट ऑल्सो अमेंडेड आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर EWS। तो 103 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
जो EWS के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। संशोधन ने EWS के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में भी संशोधन किया। तो इतना आपको ध्यान रखना है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। और इसकी ईयर याद रखनी है कब आया था ये और किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया था। तो 15 आर्टिकल और 16 में थोड़ा चेंज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु फाउंड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके एंड द एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इन 1911। तो 1911 में अल्फा 6 के आधे जीवन और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक अनुभवजन्य संबंध किसने पाया? तो ये थे गीजर और न्यूटॉन ने। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है नेक्स्ट वाले में। तो रिलेशनशिप है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके एंड द एनर्जी एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स। तो जो अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी एमिटेड होती है तो उनके बीच में और उनका और जो हाफ लाइफ होती है अल्फा डीके की उसके बीच में एम्पिरिकल रिलेशन किसने बताया था? तो इस्टेब्लिश किया था या फाउंड किया था? तो वो थे गीज़र और न्यूटॉन ने। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बीमारी के दौरान पोषण संबंधी देखभाल गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय किसके? तो आपको बताना है। देखो, असेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल के बारे में पूछ रहा है तो हमें ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाँ दे रखा है। तो पोषण की स्थिति का आकलन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, तो पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और प्राथमिकता देना। तो ये स्टेटमेंट न्यूट्रिशनल से संबंधित है, न्यूट्रिशन से, तो ये सही स्टेटमेंट है। डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, तो पोषण संबंधी समस्याओं का निदान करना। तो पोषण से संबंधी पूछ रहा है ये, तो उस स्टेटमेंट को ही हमें देखना है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की बात नहीं हो रही है, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना, तो ये नहीं है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, तो ऑप्शन एक गलत है, तो इसको ही पूछ रहा है एक्सेप्ट। ये तीनों सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इन्होंने पूछा है सिवाय एक के, जो सारे जिसमें एक्टिविटीज़ शामिल हैं डायग्नोस करने के लिए, जो न्यूट्रिशनल केयर है इलनेस के दौरान। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन उन्होंने गलत पूछा है, तो इसको ही असेस नहीं करते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव को। तो यही ऑप्शन एक इज़ द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आप इन तीनों में से लगाएंगे अगर आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा तो। ठीक है, देखो, बीमारी के दौरान पोषण संबंधित देखभाल गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय पे ध्यान देना है, सिवाय जो असेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मैंशनड अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये है आर्टिकल 44। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? तो आर्टिकल 50 में देखिए, इसमें है सेपरेट करना, स्टेट सेपरेट करेगा जुडिशियरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग रखना, सेपरेट करना। ठीक है। 40 में विलेज पंचायत से रिलेटेड है, विलेज पंचायत। ठीक है, सेल्फ रूल की अथॉरिटी है, टू गिव अथॉरिटी टू सेल्फ रूल। तो यहाँ पे पंचायत। और आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 39 जो है चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट से, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए ये कहता है, और हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का
की पहचान कीजिए। तो इसमें से आपको सही कथन ढूंढना है कौन सा है। तो देखिए, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? तो न्यूटन बल की एक इकाई है। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही है इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या है? तो पावर की यूनिट है वाट। ये आपको ध्यान रखना है। जूल इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। नहीं, जूल किसकी यूनिट है? तो जूल है भाई एनर्जी की यूनिट, एनर्जी। ठीक है, और जूल इज़ द यूनिट ऑफ पावर। नहीं, पावर की यूनिट तो मैंने आपको बता दी, ये रही वॉट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जूल की शक्ति, जूल शक्ति की एक इकाई है? नहीं, जूल है भाई पावर की जो इकाई है वो है वॉट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखना है, स्टेटमेंट आपको ये दे रखी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए, दिस न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो देखो, इन्होंने डेट पूछ रखी है और ईयर पूछ रखा है कि कब ये लॉन्च करी थी। तो ये 1 जनवरी 2023 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसी के अंडर है, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसी के अंडर है। और इंटीग्रेटेड जो न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है 1 जनवरी 2023 को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट इसकी सही है। तो दूसरी देख लेते हैं। यह एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है, 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू मोर देन 80 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो सही बात है, ये भी बिल्कुल इस योजना में ये भी करा था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न की पूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम दिस फूड ग्रेन सप्लाई प्रोग्राम वाज ब्रॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, सी गलत है। तो सी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ काट दो। तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए और बी सही है इसका। जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट सी मिनिस्ट्री गलत पूछता है वो, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसके अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर है 2013 में, इसे इम्प्लीमेंट करता है ये। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 आया था वो इम्प्लीमेंट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और डिपार्टमेंट है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। सी से आप एलिमिनेट कर देंगे। अगर आपको एक स्टेटमेंट इसमें से गलत पता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। तो ऐसे करना है, एलिमिनेशन भी आपको सीखना है साथ के साथ। ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें पता ही होंगी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग मीन्स में ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है भाई। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखना है, देखो जो पहला है इसमें है धैया। तो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसको किस नाम से जानते हैं किस स्टेट में? तो ये देखना है। तो धैया जो है तो पहले का है तो वो है 4th मध्य प्रदेश में। तो धैया जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, तो ये मध्य प्रदेश में इसको धैया बोलते हैं। तो पहले का 4th देखना है। देखो पहले का 4th सब में है भाई, इसको छोड़ के तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। एक हमने एलिमिनेट कर दिया, 3 स्टेटमेंट बची हमारे पास। तो अब देखते हैं कुरुवा। तो कुरुवा किस में बोलते हैं इसे? तो झारखंड में बोलते हैं कुरुवा। बी का पहला देखना है, तो बी का यहाँ पे सेकंड है, बी का थर्ड है और बी का फर्स्ट इसी में है। तो ये 2 एलिमिनेट होगी और तो हमारा आंसर इन्हीं 2 से आ गया। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें चारों के नाम नहीं पता है तो। ब्रिंगा किसका है? तो ब्रिंगा है, और ब्रिंगा किस में बोलते हैं? तो उड़ीसा में बोलते हैं।
और पैंडा किस में बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, बाकी हम 2 से निकाल लेंगे अगर हमें पहले 2 पता हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है ये पहले 2 पता हो, ये वाले 2 पता हो तो भी आप ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरवेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट दी। तो मांग का विस्तार करने या इसे कम करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप का गठन करता है। तो ये क्या है, देखिए जो डिमांड है और उसे एक्सपेंड और कम करना, तो वो गवर्नमेंट कैसे करती है, तो उसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को, तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन बोलते हैं उसे। ठीक है, द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपेंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट्स दी। तो गवर्नमेंट जो है डिमांड को कम या ज़्यादा करती है तो वो गवर्नमेंट की स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। तो ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, तो स्थिरीकरण समारोह नहीं फंक्शन बोलेंगे इसे। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मांग का विस्तार करने या उसे कम करने, जो डिमांड होती है उसे कम करने या उसे एक्सपेंड करने का गवर्नमेंट जो करती है उसे स्टेबलाइजेशन करने के लिए ही तो करती है। अगर ज़्यादा बढ़ जाती है महंगाई या फिर महंगाई ज़्यादा बढ़ गई या फिर मंदी आ गई तो भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी सब चीज़ को, है ना। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो लेके आएगी, फंक्शंस लेके आएगी, आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो यही होता है इसमें स्टेबलाइजेशन फंक्शंस में। ठीक है, डिमांड को एक्सपेंड और कम करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हु हैड एज्यूम द टाइटल ऑफ बलबन। तो बलबन की उपाधि किसने धारण की, तो बलबन की उपाधि धारण की भाई उलूग खान ने। तो उलूग खान का नाम ही बलबन था, इन्होंने टाइटल लिया था बलबन का। तो ये किस डायनेस्टी से था, तो ये था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में थी ये, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंडर स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसे, मामलुक डायनेस्टी। और इसका जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये जो दिल्ली सल्तनत थी ये 1206 से लेके और 1526 तक चली थी, 1300 तक नहीं 1526 तक रही थी ये। और जो ये मामलुक डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी, ये 1206 से लेके और 1290 तक रही थी, 1290 तक। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो बलबन का टाइटल था वो उलूग खान ने लिया था। ठीक है, उलूग खान, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो आप थोड़ा मैनेज कर लें। अभी साइड में ही, पड़ोस में ही काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो मेरे हिसाब से क्लास को मुझे बनाना ही था, रिकॉर्ड करना ही था, तो इसलिए मेरा भाई मुझे करना ही था, टाइम पे आपको क्लास देनी थी, इसलिए मैंने ये किया। तो बाकी आपको आवाज़ तो कम ही आ रही होगी, मेरी आवाज़ सही आ रही है, आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ। ठीक है भाई, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो इन 1845 विच जर्मन साइंटिस्ट केमिस्ट जर्मन केमिस्ट published a method for the synthesis of acetic acid, a natural product containing 2 carbon atoms। तो 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की, एक प्राकृतिक उत्पाद जिसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो कौन थे वो, तो वो थे हरमन कॉल्बे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरमन कॉल्बे 1845 में, तो जर्मन से केमिस्ट थे ये, और इन्होंने मेथड दिया था सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड एंड नेचुरल प्रोडक्ट कंटेनिंग 2 कार्बन एटम्स। तो ध्यान रखना है ये हरमन कॉल्बे। ऐसे रिपीट क्वेश्चन बहुत करता है जो एसएससी है, साइंस के क्वेश्चंस, तो डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है। ठीक है, तो याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एज्यूम द एक्सचेंज रेट बिटवीन द US डॉलर एंड द इंडियन रुपी इज़ $1.55। Now, if the exchange rate increased $1 equal to 60 rupee, then in case the Indian rupee has in comparison to the US dollar, तो इसका क्या होगा, डेप्रीशिएशन होगा भाई। देखो $1 पहले 55 रुपये का आ रहा था, अब 60 रुपये का है, तो इंडियन रुपी का डेप्रीशिएशन हो जाएगा ना। तो मान लें कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1.55 है। यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 इक्वल टू 60 रुपी हो जाती है तो
इस मामले में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो उसका क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मूल्यह्रास हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन रीजन्स फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ठंड के मौसम के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचान करें कि कौन सा कथन सही है। स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंसिंग कंटेनिंग कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है उसका अनुभव ज़्यादा होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। सेकंड देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। द स्नोफॉल इन नियर बाई हिमालयन रेंज क्रिएट्स अ कोल्ड वेव सिचुएशन। तो जो स्नोफॉल होती है जो हिमालय के आसपास, तो उससे कोल्ड वेव की सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से ठंड रहती है। तो ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। अराउंड फेब्रुअरी द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग अ कोल्ड वेव अलॉन्ग विद फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो देखिए यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट, पास की हिमालय पर्वतमालाओं में बर्फबारी शीतलहर की स्थिति पैदा करती है। और तीसरा जो है स्टेटमेंट, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर की और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में ठंड और कोहरे के साथ शीतलहर लाती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं भाई इसकी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसे अपनी जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहीं से पढ़ा जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें पता हों, बस आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी अच्छी हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो काम कर रही हो, आप क्वेश्चन को अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप सही कर देंगे। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 25 है क्वेश्चन। इन विच ईयर द कोया रिबेलियन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। तो किस वर्ष में पूर्वी गोदावरी पथ में कोया विद्रोह हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये 1879 से 1880 के बीच में हुआ था कोया जो रिबेलियन था। और किसने लीड किया था इसे, तो थॉमस होरा ने लीड किया था। तो याद रखना है आपको, कई बार लीडर्स के नाम पूछ लेता है, तो ये लीडर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। और डेट तो पूछता ही पूछता है, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा आपसे, या तो डेट पूछ लेगा, ऐसे डेट नहीं ईयर पूछेगा, है ना। ऐसे क्रोनोलॉजी में पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कि कौन सा विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद, या फिर पूछ लेगा कि उसे किसने लीड किया था, तो उसका लीडर पूछ लेगा। तो लीडर आपको याद रखना है, थॉमस होरा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 25 मेंस में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस में 2023 के में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, कितना फ़ायदा हुआ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी डेली क्लासेस आ रही हैं, पीवाईक्यू का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कल आएगी अब नेक्स्ट क्लास, हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए। तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पीवाईक्यू का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। और जितना आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतना आपका स्कोर एग्जाम में इंप्रूव होगा। यहाँ पे जितनी गलती करनी है कर लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाइए, इस सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन लगा डालिए। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर हर सीरीज़ का बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगर आपने 2-3 बार इन सीरीज़ को देख लिया, फटाफट 1.5 या 2x की स्पीड पे देख लो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नॉर्मल स्पीड पे देखना, है ना। और देख के फटाफट ख़त्म करो। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस का रिपीटिशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे पीवाईक्यू की, एमसीक्यूज़ की, तो फिर तो देखो स्कोर कम होगा ही होगा। गलती के चांस जो बहुत ज़्यादा है, मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा हैं आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।